हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। होप यू ऑल आर वेरी वेरी फाइन, डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। मैं समीर तेजवानी, केमिस्ट्री फैकल्टी एट आराध्या क्लासेस, वेलकम यू ऑल इन फिफ्थ पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। बच्चा लोग, हम यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे थे। एंजाइम के बारे में हमने बहुत सारी चीजें पता कर ली थी कि एंजाइम इज वेरी एफिशिएंट, लाइक एंजाइम कैटालिसिस आर वेरी एफिशिएंट, देयर इज ऑप्टिमम टेम्परेचर इन एंजाइम कैटालिसिस, देयर इज ऑप्टिमम पीएच, and a particular enzyme is a very specific to a particular reaction. So हम यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस समझने वाले हैं। देखो बच्चों, इन एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उनकी सरफेस। इस सरफेस के ऊपर देयर आर नंबर ऑफ कैविटीज प्रेजेंट। इस नंबर ऑफ कैविटीज के अंदर पहली चीज बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, और दूसरा इनके पास बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप होता है। तो सपोज कि मैं यहाँ पर आपका एंजाइम का एक रफ सरफेस डायग्राम ड्रॉ कर दूं, ठीक है। तो इनकी सरफेस के ऊपर यू हैव गॉट सच टाइप ऑफ कैविटीज, ठीक है। नाउ दिस शेप कैन बी ऑफ एनी, like it can be spherical, it can be hexagonal, or it can be of any shape. बट चीज ये है कि जो भी रिएक्टेंट आएगा वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इसके साथ अटैच हो सके ऐसा होगा। या ऐसा बोलूं कि जो भी रिएक्टेंट होगा वो अगर इस शेप का होगा, स्फीयरिकल शेप का, तो इसके साथ अटैच होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इस ग्रुप्स के अंदर या इस स्पेसिफिक साइट्स के अंदर यू हैव गॉट वेरियस काइंड्स ऑफ व्हाट यू कैन से फंक्शनल ग्रुप। These can be carboxylic acid, this can be SO2 group, sorry, this can be SH group, this can be SO3H group, ठीक है, this can be SO3H group also, let me correct this, or it can be amino group also, NH2. So what these groups are going to do, this will attach with specific type of reactants. So these sites are sometimes known as active sites. Why? Because these sites are only responsible for chemical reaction. Chemical reaction occurs at these sites only. So these are responsible for some chemical reaction. Okay. Now let us study the next thing. यहाँ पर द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जिसका जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री शेप है इसके साथ, वही इधर आकर के अटैच होने वाला है। जिसका कॉम्प्लीमेंट्री शेप है वही इधर आकर के अटैच होने वाला है। जैसे कोई पर्टिकुलर की पर्टिकुलर लॉक में ही अटैच हो सकती है, उसी तरीके से एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पर्टिकुलर एंजाइम के साथ ही रिएक्ट कर सकता है। कहने का मतलब जो एंजाइम कैटालाइसिस है वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होती है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। इन एक्टिव ग्रुप्स की वजह से ये एंजाइम जो है वो क्या बना देता है, तो ये एंजाइम जो है वो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो एंजाइम और ये सबस्ट्रेट कंबाइन होकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। यहाँ पर जो मैंने स्टार मार्क किया है वो दिखाता है कि ये एंजाइम जो है वो एक्टिवेटेड है, या ये कॉम्प्लेक्स जो है उसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, क्योंकि ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही जो है वो किसी भी रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये अल्टीमेटली जो है वो डीकम्पोज होकर के, क्योंकि ये एक्टिवेटेड है, बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा है, ये डीकम्पोजिशन अंडरगो करके एंजाइम और प्रोडक्ट को रीजनरेट कर लेता है। क्लियर हुआ? चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसके ही बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो एंजाइम कैटालाइज रिएक्शंस है उसको हम दो स्टेप में समझेंगे। पहला स्टेप जो है उसके अंदर सबस्ट्रेट इस एंजाइम के साथ अटैच होकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। स्टेप नंबर 2 में ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है वो डीकम्पोज होकर के प्रोडक्ट बनाता है। देखिए स्टेप नंबर 1, यहाँ पर आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए कभी कभी इसको इंटरमीडिएट भी बोला जाता है। ये रिएक्शन के दौरान सिर्फ थोड़ी देर के लिए इन बिटवीन द रिएक्शन बनता है और तुरंत ही फिर डीकम्पोज होकर के क्या बना देता है? एंजाइम और प्रोडक्ट
ठीक है, एंजाइम और प्रोडक्ट। चलिए, अगर हम नेक्स्ट चीजों की बात करें तो मैकेनिज्म में आपका एनिमेशन टाइप का व्यू है, जिससे आपको क्लियर आइडिया आ सके कि यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि सबस्ट्रेट और एंजाइम एक दूसरे के साथ रिएक्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखो बच्चों, ये जो सबस्ट्रेट है उसका जो डायमेंशन है वो एंजाइम के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है। देखिए ये एंजाइम और ये जो सबस्ट्रेट है उन दोनों के डायमेंशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के अंदर फिट हो जाए ऐसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो कंबाइन होकर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ध्यान से देखिए कैविटी के अंदर कैसे सबस्ट्रेट फिट हो गया। अब ये जो बच्चा लोग कॉम्प्लेक्स बना उसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको हम लोग एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई होती है। एनर्जी हाई होती है तो कहने का मतलब कि ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होगा तो तुरंत ही किसी स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, मतलब कि वो एंजाइम और प्रोडक्ट के अंदर वापस से बैक चला जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जो एंजाइम है वो रीजनरेट हो रहा है। कहने का मतलब एंजाइम जो है वो यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है, एंजाइम यहाँ पर कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि कैटालिस्ट जो है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वे रिएक्शन के एंड के ऊपर वापस से रीजनरेट होता है। आई होप आप सब लोगों को बहुत ही क्लियर आइडिया आ गया होगा। अब हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कैटालिस्ट का इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर कैटालिस्ट किस तरीके से हमको काम में आते हैं। तो बच्चा लोग समझो, सबसे पहला जो चीज है वो है हेबर्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया। आपको पता है कि अमोनिया को सबसे ज्यादा कमर्शियली वैल्यूएबल प्रोडक्ट बोला जाता है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया हेबर्स प्रोसेस की मदद से प्रोड्यूस किया जाता है। हेबर्स प्रोसेस के अंदर जो अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर देयर आर टू रिएक्टेंट्स। पहला है नाइट्रोजन गैस एंड दूसरा है हाइड्रोजन गैस। तो ये नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस जो है वो एक दूसरे के साथ हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के ऊपर कंबाइन होकर के क्या बना देते हैं, एमोनिया। ठीक है, यहाँ पर उन दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया, इसका मतलब कि वो अमोनिया बना रहे हैं। यहाँ पर जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है बच्चों, खास समझ में आना चाहिए ये चीज, वो आयरन है along with some mixtures of alumina and iron oxide। ठीक है, आयरन along with alumina and iron oxide जो है वो यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह ये काम में आता है। प्रोमोटर बच्चा लोग याद करो जल्दी से, प्रोमोटर जो है वो इसके रिएक्शन के लिए था मोलिब्डेनम। ठीक है, प्रेशर था 200 बार और टेम्परेचर 723 से 775 केल्विन। आप लोगों को प्रेशर और टेम्परेचर के डेटा के बारे में ज्यादा कंसर्न नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कैटलिस्ट और प्रोमोटर के बारे में अच्छे से चीजों को याद रखना है। चलिए बच्चा लोग नेक्स्ट प्रोसीजर देखते हैं इंडस्ट्रियल, जिसके अंदर कैटलिस्ट यूजफुल है। यहाँ पर आपका आ रहा है नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन। आपको पता है कि नाइट्रिक एसिड का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो ओसवाल्ड प्रोसेस की मदद से होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो ओसवाल्ड प्रोसेस है। ओसवाल्ड प्रोसेस जो है वो आपके HNO3 को कंस्ट्रक्ट करने के काम में आती है। यहाँ पर जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्टेप वाइज प्रोसीड होती है। टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। आइए एक एक स्टेप को समझ लेते हैं बहुत केयरफुली। यहाँ पर पहले स्टेप के अंदर अमोनिया गैस जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के किस में कन्वर्ट हो रही है बच्चा लोग, तो वो कन्वर्ट हो रही है नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो देखो इसको याद कैसे रखना है उसके बारे में समझा देता हूँ। यहाँ पर आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को निकाल दीजिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के वाटर बना देंगे और बाकी की चीजों को, इसके बाद कुछ ऑक्सीजन बचेंगे उसको नाइट्रोजन के साथ अटैच करवा दीजिए। तो कहने का मतलब कि रिएक्शन क्या होगा, एमोनिया प्लस यहाँ पर हम उसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये जो है वो सबसे पहले तो बना देगा वाटर। अब वाटर बना मतलब इधर से हाइड्रोजन आउट हुआ होगा, ये नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा। क्लियर हुआ? बाकी इस इक्वेशन के अंदर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स आपको खुद से ऐड करने हैं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा लेटर ऑन। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, नाइट्रिक डाइऑक्साइड के अंदर। ये कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रिक डाइऑक्साइड के अंदर। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ये जो नाइट्रिक डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आई एम सॉरी, वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ फर्दर अंडरगो करता है ऑक्सीडेशन और बना देता है नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है,
ये NO2 गैस जो है वो वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के क्या बना देता है, HNO3। यहाँ पर जो कैटालिस्ट यूज होता है दैट इज योर प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस। टेम्परेचर जो है दैट इज 573। हमें टेम्परेचर के बारे में ज्यादा कंसर्न नहीं रखना है, हम सब मेन चीज को याद रखेंगे कि ओसवाल्ड्स प्रोसेस के अंदर जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ओसवाल्ड्स प्रोसेस के अंदर जो कैटलिस्ट यूज हो रहा है वो है आपका प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस। इस चीज को खास याद रखना। हम प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस को नेक्स्ट स्टेप के अंदर भी देखने वाले हैं, नेक्स्ट प्रोसीजर जो आएगा उसके अंदर भी आपका प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। तो ओसवाल्ड्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड के अंदर आपका प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस जो है वो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो वेरी फेमस प्रोसीजर है दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन होकर के SO2 गैस बनता है। सेकेंड स्टेप के अंदर SO2 गैस का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के SO3 गैस बनता है। समझो ध्यान से, SO2 गैस का फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के क्या बनता है, SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, यहाँ पर अगर हम और डिटेल्स की बात करें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है उसको सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्विंच या एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये आपका ओलियम बना देता है H2S2O7। पहले से ही प्रिपेयर्ड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पर आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो ऑलरेडी पहले से ही प्रिपेयर होता है, उसके अंदर जो SO3 गैस आया उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है H2S2O7 में। अब ये H2S2O7 के अंदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिस भी कॉन्सेंट्रेशन का आपको एसिड बनाना हो उस कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से आप वाटर को ऐड कर देते हो H2O, तो आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 बन जाता है आउट ऑफ ओलियम H2S2O7। क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पर कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस आगे भी आने वाला है, तो याद रखो प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस जो है वो आपकी दो रिएक्शंस के अंदर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। पहला है ओसवाल्ड्स प्रोसेस फॉर HNO3 फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3 एंड सेकेंड जो है वो है आपका कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों एक और याद रखो, अनदर कैटलिस्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट फॉर दिस प्रोसीजर इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड, इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। क्लियर हुआ सब लोगों को? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कुछ MCQs आपकी तरफ थ्रो कर रहा हूं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। तो एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? बायोकेमिकल कैटलिस्ट, क्योंकि ये बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कराते हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे। कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर्स प्रोसेस, जल्दी से बच्चों आंसर बता दो। तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट आना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, आयरन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पार्ट के अंदर बच्चा लोग हम लोग जस्ट अ सेकेंड, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोलोइड स्टार्ट करने वाले हैं। देखो बच्चों, कोलोइड्स की जो इंफॉर्मेशन है उसको मैंने यहाँ पर बहुत ही इजी वे में रिप्रेजेंट किया है। आप सब लोग अगर अच्छी तरीके से इधर ध्यान बना करके रखेंगे तो यहाँ पर आपको और ज्यादा बुक खोलने की घर पे जाके जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, आपको इधर का इधर ही सब चीज समझ में आ जाएगा। चलो, कोलोइड्स जो है उसके बारे में बेसिक आइडिया लेते हैं। तो कोलोइड्स एक्चुअली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कोला मीन्स ग्लू लाइक, ठीक है, और आयोडोज इसका मतलब होता है, सॉरी, कोला का मतलब होता है ग्लू, ठीक है, और आयोडोज का मतलब होता है यहाँ पर आपका लाइक। तो कोलोइड्स आर ग्लू लाइक सब्सटेंसेस, इतना डेफिनेशन हमको समझ में आ रहा है। दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर ग्लू लाइक, इनका प्रॉपर्टी जो है वो ग्लू लाइक होता है। कोला का मतलब है ग्रीक में ग्लू और आयोडोज का मतलब होता है लाइक, सो दिस सब्सटेंसेस आर ग्लू लाइक। तो here you can see that this snowfall can be compared with colloidal particles. याद रखो बच्चों, colloidal particles are not, colloids are
नॉट न्यू सब्सटेंस, ये कोई नए सब्सटेंस नहीं है, but they are different state of substance, they are different state या different state of matter of particular substance। ठीक है, ये एक सब्सटेंस का डिफरेंट फेज होता है, आगे आपको समझ में आएगा, इस चीज के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो कोलोइड्स हैं वो आपके अलग टाइप के सब्सटेंस नहीं है, ये अलग स्टेट ऑफ सब्सटेंस है, और ये जो स्टेट ऑफ सब्सटेंस है वो सीधा सीधा मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों याद रखो, ये सीधा सीधा किसके ऊपर डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर साइज के ऊपर। मॉलिक्यूलर साइज इनका कुछ इस टाइप का है कि इनको हमको अलग कैटेगरी के अंदर रखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि मॉलिक्यूलर साइज कितना होगा, तो बच्चों हमेशा याद रखेंगे इन केस ऑफ कोलोइड्स molecular size is present between 10 to the power minus 6 meter to 10 to the power minus 9 meter। इसको और अगर वैल्यू में लिखना हो तो इट इज 1 माइक्रोमीटर टू 1 नैनोमीटर। अगर हम कोलोइड्स की बात करें तो इनका जो डायमेंशन है वो 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर से 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर के बीच में होता है। अगर आप इनको सेकेंड डिजिट में कन्वर्ट करना चाहें तो इट इज बिटवीन 1 माइक्रोमीटर टू 1 नैनोमीटर। ठीक है, एक और चीज याद रखेंगे बच्चों कि कोलोइड्स का सरफेस एरिया बहुत ही हाई होता है क्योंकि उनका पार्टिकल का साइज जो है वो काफी छोटा है। ठीक है, इन चीजों को हम इग्नोर करेंगे, दिस आर सम मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स जो आपको समझ में आएंगे ही। कोलोइड्स, तो देखो कोलोइड्स का सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो है वो थॉमस ग्रेहाम ने दिया था। उसको कैसे पता चला कि कोलोइड नाम की चीज एग्जिस्ट करती है, तो उसने क्या किया, शुगर, यूरिया, सोडियम क्लोराइड जैसे सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन के थ्रू पास किया। अब बच्चा लोग आपको मेम्ब्रेन के बारे में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ लिया है आपने। मेम्ब्रेन जो है वो दो टाइप की हो सकती है, पहला है आपका नेचुरल और दूसरा है आपका आर्टिफिशियल। अगर वहां पर आपने इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के फॉर्म में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की बात करो तो वो हो सकता है पार्चमेंट पेपर। ठीक है, अगर आप और कोई आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की बात करो तो वो हो सकता है सेलोफेन पेपर। अब आप बोलोगे सर ये पार्चमेंट पेपर और सेलोफेन पेपर क्या होता है, तो ये जो है वो आपके बटर पेपर के जैसे लगते हैं। बटर पेपर मेम्ब्रेन नहीं है, याद रखो, बटर पेपर के जैसा अपीयरेंस इन दोनों का होता है। अगर आप इनकी बात करो तो इसके अंदर प्लांट की सेल वॉल हो सकती है। प्लांट की जो सेल वॉल है वो बहुत ही एक्सेलेंट एग्जांपल होता है मेम्ब्रेन का। तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू, अगर हम इन मेम्ब्रेन के थ्रू आपका कोलोइडल पार्टिकल्स के तरीकों को, कोलोइडल पार्टिकल्स की डेफिनेशन देना चाहें तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि देयर आर सम पार्टिकल्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड है, उसके बाद है यूरिया, ठीक है, या शुगर है। इनको अगर हम मेम्ब्रेन से पास किए कर दें, बीच में मेम्ब्रेन रखें और इधर से हम इनको अगर पास करने का ट्राई करें तो ये पास हो जाते हैं। बट ग्लू है, जेलेटिन है, इन सब को अगर हम मेम्ब्रेन से पास करने का ट्राई करें तो वो नहीं जाएंगे। ठीक है, वो मेम्ब्रेन से पास नहीं होते हैं। इन सभी सब्सटेंसेस को हमने किस नाम से जाना, इन सभी सब्सटेंसेस को हमने जाना कोलोइड्स के नाम से। ठीक है, इन सभी सब्सटेंसेस को हमने कोलोइड्स के नाम से जाना। इसका सबसे पहला डेफिनेशन दिया था थॉमस ग्रेहाम ने। इन सभी सब्सटेंसेस को, जैसे कि ग्लू है, जेलेटिन है, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते हैं, उनको थॉमस ग्रेहाम ने कोलोइड्स नाम दिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो एक हिट्रोजीनियस सिस्टम है। देखो बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे नई चीजें समझनी है। हिट्रोजीनियस सिस्टम का मतलब होता है टू फेज। ठीक है, टू फेज मतलब यहाँ पर दोनों अलग अलग फेज में आपको बाउंड्री दिखेगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको। एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको बोलूं कि सैंड प्लस वाटर, तो ये जो है वो हिट्रोजीनियस सिस्टम हुई। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ा है ना, कि जहां पर दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिसिबल होते हैं वो होमोजीनियस होता है, उसके अंदर कोई सेपरेट बाउंड्री दिखाई नहीं देती है। और हेट्रोजीनियस की अगर आप बात करो तो वहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में सेपरेट बाउंड्री, विजिबल बाउंड्री जो है वो दिखाई देती है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो एक ऐसा हेट्रोजीनियस सिस्टम है। हेट्रोजीनियस सिस्टम समझ में आ गया, जिसके अंदर दोनों फेज अलग अलग दिखते हो, उनके बीच में कोई बाउंड्री हो। इसके अंदर वन सब्सटेंस
डिस्पर्स्ड होता है एज लार्ज पार्टिकल्स इन अनदर सब्सटेंस व्हिच इज नोन एज डिस्पर्शन मीडियम। तो समझो यहाँ पर अगर हम कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं दे आर लार्ज साइज। ठीक है, कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर लार्ज साइज। समझने का ट्राई करना बच्चों, ये आपका डिस्पर्शन मीडियम है जिसका साइज जो है वो पार्टिकल का छोटा है, ये आपका डिस्पर्शन मीडियम है। इस डिस्पर्शन मीडियम के अंदर लार्ज साइज के इस डिस्पर्शन मीडियम के अंदर लार्ज साइज के पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्पर्स होते हैं जिनको हम कोलोइडल पार्टिकल्स बोलते हैं। इसके अंदर लार्ज साइज के पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं जिनको हम बोलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स हैं, लार्ज साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ये कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स्ड, आई एम सॉरी, इनको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, वापस से स्पेलिंग को करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इनको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। ओके, ये डिस्पर्स्ड फेज जो है वो जनरली लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं जो स्मॉल साइज के डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड होते हैं। सर डिस्पर्स का मतलब फैले हुए होते हैं। ठीक है, फैले हुए होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। हेट्रोजीनियस सिस्टम के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ले लिया। दो फेज के सिस्टम है जिसके अंदर दोनों को अलग अलग बाउंड्री हमको दिखता है। ठीक है, डिस्पर्शन मीडियम के बारे में भी समझ लिया, ये कंटिन्यूअस मीडियम फेज होता है जिसके अंदर कोलोइडल पार्टिकल डिस्पर्स्ड होते हैं। यहाँ पर डिस्पर्शन फेज के बारे में हमने समझ लिया कि ये लार्ज साइज के पार्टिकल्स होते हैं जो डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब मुझे बताइए कि क्या सॉल्ट विद वाटर कोलोइडल सॉल्यूशन है? सोचो। द आंसर इज नो। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। सॉल्ट और वाटर जब कंबाइन हो जाएंगे तब क्या आपको हेट्रोजीनियस सिस्टम मिलेगा? नहीं, द आंसर इज नो, हेट्रोजीनियस सिस्टम नहीं मिलने वाला है। समझ में आया? यहाँ पर सॉल्ट और वाटर एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर के होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं, डिसॉल्व हो जाता है। आप दूर से देखोगे तो पानी के अंदर नमक डिसॉल्व है, वो समझ में आएगा? द आंसर इज नो। क्लियर हुआ? चलो, तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। याद रखना बच्चों, सॉल्ट और वाटर जो है वो ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है। अब आप बोलोगे सर ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है? इसकी जस्ट नेक्स्ट स्लाइड के बाद हम समझेंगे। ठीक है, अब समझो मिल्क है, द आंसर इज यस। मिल्क जो है वो कोलोइड है, बराबर। आगे हम देखेंगे कोलोइडल सॉल्यूशंस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, उसको हमको उसके अंदर हमको समझ में आएगा। आपको अभी सिंपल एग्जांपल समझा देता हूं कि अगर मिल्क खराब हो जाए तो आपको समझ में आएगा कि उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मीडियम के अंदर आपको डिस्पर्स दिखते हैं। कभी देखना ध्यान से, अगर दूध जो है वो फट जाए या खराब हो जाए ना, तो उसके अंदर छोटे छोटे दूध जैसे मतलब व्हाइट कलर के पार्टिकल्स जो है वो डिस्पर्स्ड दिखाई देते हैं। मतलब कि ये हेट्रोजीनियस सिस्टम हुआ ना, लिक्विड और सॉलिड अलग अलग आपको दिख रहे हैं, तो ये कोलोइडल पार्टिकल्स हुए या कोलोइडल सॉल्यूशन हुआ। अच्छा, अब आप पूछोगे सर सैंड विद वाटर, तो ये भी कोलोइड नहीं है, ये एक्चुअली सस्पेंशन का एग्जांपल है। अब आप वापस पूछोगे सर हमको ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन, इन तीनों का डिफरेंस समझा दो, हमको कंफ्यूजन हो रहा है ना? चलिए बहुत ही आसान है, हमको अभी समझ लेते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल और सस्पेंशन के बीच में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस एक्चुअली उनके मॉलिक्यूलर साइज के बेसिस पर किया गया है। जिस हिसाब से मॉलिक्यूलर साइज होगा उस हिसाब से हम उनको क्लासिफाई करेंगे, आइदर इन ट्रू सॉल्यूशन, आइदर इन कोलोइड और आइदर इन सस्पेंशन। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। देखो, जो ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड्स और कोलोइड सस्पेंशन है, उनके बीच का जो मेन डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू द साइज ऑफ पार्टिकल्स। इन व्हाट? इन डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स फेज में साइज ऑफ पार्टिकल के बेसिस पर इनको अलग करा गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर पार्टिकल साइज डिस्पर्सन मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल साइज 10 टू द पावर -9 से 10 टू द पावर -10 के बीच में है तो उनको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। ये काफी छोटे होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। वापस, अगर डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड फेज का साइज 10 टू द पावर -10 मीटर से 10 टू द पावर -9 मीटर है तो उनको हम ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं।
जैसे सॉल्ट विद वाटर आपका ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल है। समझ में आया कि नहीं बच्चों? चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। अगर पार्टिकल का साइज 10 टू द पावर -9 मीटर से -6 हो तो इनको हम कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। जस्ट हमने कोलोइडल सॉल्यूशन स्टार्ट किया तभी इस चीज को समझा था कि अगर पार्टिकल की साइज 10 टू द पावर -6 से 10 टू द पावर -9 मीटर के बीच में हो तो उनको हम कोलोइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं सब लोगों को? चलो बढ़ते हैं आगे। थर्ड, सस्पेंशन के बारे में समझ लेते हैं। अगर पार्टिकल का साइज या डिस्पर्शन फेज का साइज 10 टू द पावर -6 मीटर के ज्यादा हो, 10 टू द पावर -6 मीटर से ज्यादा हो तो इनको हम क्या नाम दे देते हैं? तो इनको हम दे देते हैं सस्पेंशन। इनको हम क्या बोल देते हैं? सस्पेंशन। ठीक है, तो देखो हमने तीन चीजें समझी। पहला है ट्रू सॉल्यूशन, समझना बच्चों, पहला है ट्रू सॉल्यूशन, उसके बाद है कोलोइडल सॉल्यूशन, उसके बाद है कोलोइडल सॉल्यूशन, और उसके बाद है आपका ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन, एंड एट लास्ट आपका जो आ रहा है वो है सस्पेंशन। ठीक है, सस्पेंशन। यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल की साइज है वो 10 टू द पावर -9 m से मीटर से 10 टू द पावर -10 मीटर होती है। बढ़िया जी। कोलोइडल की बात करें तो 10 टू द पावर -6 मीटर से 10 टू द पावर -9 मीटर के बीच में होता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आ गया। सस्पेंशन की बात करें तो 10 टू द पावर -6 मीटर और मोर, अगर इससे ज्यादा डिस्पर्शन फेज का पार्टिकल साइज है तो यहाँ पर आपके इस सॉल्यूशन को डिस्पर्शन सस्पेंशन के नाम से जानेंगे, सस्पेंशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देख लीजिए कोलोइड्स का पार्टिकल साइज या मॉलिक्यूलर साइज रेंज कहां पर आना चाहिए? बड़ी सिंपल सी बात है, आंसर डी होगा। ठीक है, चलिए आगे। कोलोइड्स कैसे सिस्टम है? कोलोइड्स ऑब्वियसली हेट्रोजीनियस सिस्टम है, बराबर। अगर वो होमोजीनियस हो गई तो उसको हम कोलोइड्स बोलेंगे ही नहीं। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स देखते हैं। तो देखो बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स जो है वो तीन डिफरेंट तरीके से किया जाता है, तीन डिफरेंट तरीके से। पहला है फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्शन फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो इन तीनों के फिजिकल स्टेट को हम इन दोनों के फिजिकल स्टेट को हम दो कैटेगरी के अंदर डाल सकते हैं। पहला है आपका सॉलिड, दूसरा है आपका लिक्विड, और तीसरा है आपका गैस। क्लियर हुआ? डिस्पर्स्ड फेज जो है वो या तो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, या तो गैस हो सकता है। उसी तरीके से डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों हो सकते हैं। जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 में सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ा था, उसी तरीके से यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्शन मीडियम है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, बच्चा लोग, अगर आप डिस्पर्स्ड फेज को सॉलिड फिक्स कर दो, डिस्पर्स्ड फेज को सॉलिड फिक्स कर दो, तो यू हैव गॉट थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशंस। वन इन विच dispersion medium is solid, one in which dispersion medium is liquid, and the other in which dispersion medium is in gas. So एक टाइप के डिस्पर्स्ड फेज के लिए फर्दर थ्री टाइप के सॉल्यूशंस मिलते हैं या कोलोइडल सॉल्यूशंस मिलते हैं। क्लियर हुआ? उसी तरीके से लिक्विड के लिए भी तीन मिलेंगे। अगर आप इसको फिक्स कर दो तो यू हैव गॉट अनदर थ्री चांस। लाइकवाइज अगर आप इसको भी फिक्स कर दो तो इसके लिए भी यू हैव गॉट फर्दर थ्री चांसेस, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि 3+3+3 मतलब कि 9 टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन आइडियली मिलने चाहिए, लेकिन 8 टाइप के ही हैं। लेकिन ओनली 8 टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशन ही पॉसिबल है। क्यों? उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, चलो एज ऑफ नाउ बढ़ते हैं आगे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। भाई देखो, नेचर ऑफ इंटरेक्शन जो है डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में दो टाइप के हो सकते हैं। पहला है अट्रैक्शन। किसी भी दो चीजों के बीच में दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो उनके बीच में अट्रैक्शन हो जाए या तो फिर उनके बीच में रिपल्शन हो जाए। ठीक है, अट्रैक्शन या तो रिपल्शन, तो दो तरीके से नेचर ऑफ इंटरेक्शन आएगा।
और अगर हम आगे बात करें थर्ड क्लासिफिकेशन की, तो दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो बच्चों एक खास याद रखो, कोलोइडल पार्टिकल का जो क्लासिफिकेशन है या कोलोइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन है वो तीन तरीके से होगा। पहला है फिजिकल स्टेट ऑफ dispersion phase and dispersion medium. Second is the classification based on nature of interaction between dispersion phase and dispersion medium. Third is type of particles of dispersed phase. इसको थोड़ा सा आगे हम समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे। पहला क्लासिफिकेशन आ जाता है बेस्ड ऑन डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्शन मीडियम। तो दोनों के लिए देयर कैन बी थ्री चांसेस, वो हमने पढ़ ही लिया है। तो अगर हम डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम की बात करें तो टोटल 8 टाइप के ही कोलोइडल सॉल्यूशन पॉसिबल है, 9 नहीं। उसको आगे समझेंगे कि क्यों ऐसा। अब देखो बच्चों, मैंने बहुत ही इजी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया है। हम यहाँ पर अलग अलग डिस्पर्शन फेज ले रहे हैं, अलग अलग डिस्पर्शन मीडियम ले रहे हैं, उनसे बनने वाले कोलोइडल सॉल्यूशन को समझेंगे और फिर एग्जांपल लेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम पहले थोड़ी देर के लिए डिस्पर्शन फेज को सेम रख रहे हैं। कौन सा? सॉलिड। पहले तीन केसेस में डिस्पर्शन फेज जो है वो सॉलिड ही फिक्स रहेगा। डिस्पर्शन मीडियम के लिए आइदर आप थ्री चांसेस ले सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पर आप थ्री चांसेस ले सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम फिक्स कर दे रहे हैं इसको सॉलिड। तो देखो डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, तो बनने वाले कोलोइडल सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सॉलिड सोल। समझो, अगर डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही सॉलिड हैं तो बनने वाले सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सॉलिड सोल। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, तो वो हो जाएगा जेमस्टोन और कलर्ड ग्लास। समझ में आया बच्चा लोग? जेमस्टोन और कलर्ड ग्लास जो है वो सॉलिड सोल के एग्जाम्पल है। सॉलिड सोल तब बनता है जब डिस्पर्स्ड फेज भी सॉलिड हो और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड हो। समझ में आया? अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही सॉलिड है तो बनने वाले सोल को हम, अच्छा अब बोलोगे सर सोल क्या है, तो कोलोइडल सॉल्यूशन को सोल भी बोला जाता है शॉर्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो बनने वाली चीज है उसको हम बोलते हैं सॉलिड सोल, जब दोनों सॉलिड हो तब। इनके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो है जेमस्टोन और दूसरा है कलर्ड ग्लास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम डिस्पर्शन फेज को सॉलिड ही फिक्स रख रहे हैं और डिस्पर्शन मीडियम को हम ले रहे हैं लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर बनने वाले सॉल्यूशन को बोला जाएगा सोल। देखो ये दोनों सॉलिड थे, दोनों, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। अगर ये दोनों सॉलिड थे तो बना सॉलिड सोल। एग्जाम्पल था ग्लास एज वेल एज जेमस्टोन। अगर ये सॉलिड है मतलब कि डिस्पर्शन फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है तो उसको बोला जाता है सिंपल सोल। ठीक है, इनका एग्जाम्पल जो है उसके बारे में हम देखते हैं अभी। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो सबसे बढ़िया ब्लड और पेंट हो जाएगा। सोल का एग्जाम्पल जो है वो ब्लड और पेंट हो जाएगा। इसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है और डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है। बढ़ते हैं आगे। हम डिस्पर्शन फेज को सॉलिड फिक्स रख रहे हैं, डिस्पर्शन मीडियम के फॉर्म में गैस ले रहे हैं, तो यहाँ पर इसको बोला जाता है सॉलिड एरोसोल। ठीक है, तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़ लिए। डिस्पर्शन फेज फिक्स था या डिस्पर्स्ड फेज फिक्स था, सॉलिड सॉलिड सॉलिड। डिस्पर्शन मीडियम जो है उसको तीन वेरी किया, पहले सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस। सॉलिड सॉलिड की बात करी तो उसके अंदर देखा सॉलिड सोल, सॉलिड लिक्विड ओनली सोल, सॉलिड गैस तो उसको बोला जाता है एरोसोल, या तो और स्पेसिफिक बोलना हो तो उसको हम बोलते हैं सॉलिड एरोसोल। ठीक है, सॉलिड और गैस की बात करो तो उसको बोला जाता है सॉलिड एरोसोल। एग्जाम्पल जो है वो डस्ट हो जाएगा या तो फिर स्मोक हो जाएगा। ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सॉलिड एरोसोल के। यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, स्मोक के अंदर या डस्ट के अंदर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो आपका सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम जो है वो गैस है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं डिस्पर्शन फेज लिक्विड की। तो अब नेक्स्ट थ्री केसेस के अंदर हम डिस्पर्शन फेज जो है उसको लिक्विड फिक्स करेंगे, डिस्पर्स्ड मीडियम को सॉलिड लिक्विड गैस, इस तरीके से वेरी करेंगे। तो यहाँ पर
डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो, डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड हो और डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड हो तो उसको बोला जाता है जेल। उसको क्या बोला जाता है? जेल। मतलब यहाँ पर सॉलिड के अंदर लिक्विड जो है वो डिस्पर्स्ड है, ज्यादा होता है उसको मीडियम बोलते हैं ना, तो सॉलिड। इसके अंदर लिक्विड जो है वो डिस्पर्स्ड है, इसका एग्जांपल जेल है। जेल आप सभी लोगों को पता ही होगा, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। बटर और दूसरा है जेली। इसके अंदर आप देख सकते हो कि सॉलिड के अंदर जो लिक्विड है वो डिस्पर्स्ड होता है, डिसॉल्व्ड मत बोल देना, डिस्पर्स्ड होता है, ठीक है। डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम की सेकेंड क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर दोनों जो है वो लिक्विड है। देखो बच्चों, इसको लिक्विड और लिक्विड को हम इमल्शन के नाम से जानते हैं। इमल्शन जो है वो आप लोगों को अगर एक प्रैक्टिकली समझना हो तो ऑयल और वाटर को देख सकते हो। ऑयल और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ ऐड करें, कुछ एक्सटर्नल मटेरियल्स को ऐड करें तो वो क्या करते हैं, उन दोनों के बीच के सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं और दोनों को मिक्स कराया जा सकता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम इमल्शन बोलते हैं। इमल्शन के अंदर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इनके एग्जांपल में दो चीजें आ सकती है, हेयर क्रीम और दूसरा है मिल्क, ठीक है। दोनों ही लिक्विड है, डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही लिक्विड है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर थर्ड क्लासिफिकेशन के अंदर ये जो है वो गैस है, ठीक है। अभी तक हमने दो क्लासिफिकेशन पढ़ दी है, ठीक है, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, और यहाँ पर थर्ड क्लासिफिकेशन जो है वो आपका लिक्विड गैस है। एक बार वापस से समझ लो। लिक्विड सॉलिड के अंदर हमने देखा था कि इट इज जेल। अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, डिस्पर्शन मीडियम सॉलिड है, तो उसको हमने बोला था जेल, ठीक है। लिक्विड सॉलिड तो जेल, मतलब कि सॉलिड के अंदर लिक्विड डिसॉल्व है तो उसको जेल बोलते हैं। अगर दोनों अगर दोनों जो है वो लिक्विड लिक्विड है तो उसको बोला था इमल्शन। अब थर्ड कैटेगरी की बात करते थे। इमल्शन के एग्जांपल जो है वो मिल्क है, मिल्क इज एन इमल्शन, ठीक है। तो लिक्विड गैस की बात करें तो यहाँ पर इसको एरोसोल बोला जाता है। वहां पर भी हमने एरोसोल पढ़ा था, लेकिन वो सॉलिड एरोसोल था, वो सॉलिड एरोसोल था, और ये जो है वो आपका लिक्विड एरोसोल है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो वो फॉग हो जाएगा या तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो जाएगा। हम जो इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे यूज करते हैं ना, उसके अंदर डिस्पर्शन मीडियम होता है गैस, लार्ज क्वांटिटी में होता है गैस, और स्मॉल क्वांटिटी में कौन होता है? लिक्विड। तो उसी तरीके से फॉग भी है, ठीक है, ये इसके एग्जांपल है। क्लाउड भी इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है। अब हम डिस्पर्शन फेज जो है उसको फिक्स कर रहे हैं गैस, और डिस्पर्शन मीडियम का पहला क्लास ले रहे हैं सॉलिड, तो इसका एग्जांपल जो है वो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। सॉलिड सॉल्यूशन सॉलिड सोल होगा, इसको हम सॉलिड सोल के नाम से जानेंगे। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जांपल जो है वो प्यूमाई स्टोन है। प्यूमाई स्टोन आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट डोमेस्टिक पर्पस में यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा जो है वो आपका लेग और हैंड का पार्ट जो है जिसके ऊपर सन टैनिंग हुआ है उसको व्हाइट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। वो लेग्स के अंदर सन टैनिंग हो जाता है, स्किन जो है वो ब्लैक हो जाती है, उसके ऊपर इसको रब किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर, ठीक है। इसको हम प्यूमाई स्टोन बोलते हैं। प्यूमाई स्टोन जो है वो आपका सॉलिड सोल का एग्जांपल है, जिसके अंदर गैस इज इन सॉलिड। क्लियर हुआ? चलिए, अब गैस इन लिक्विड की बात करते हैं। तो गैस इन लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल जो है वो है फोम, या इसको हम बोलते हैं फोम। आप लोगों ने कॉफी के ऊपर जो फ्रोथ जमता है, फ्रोथ मतलब झाग जमता है, उसको देखा होगा, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस नहीं, गैस इन लिक्विड। क्लियर हुआ? गैस इन लिक्विड, यहाँ पर डिस्पर्स्ड फेज जो है वो गैस है, ऊपर वाला फ्रोथ, और नीचे जो है वो लिक्विड है। क्लियर हुआ बच्चों? चलो बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट क्लासिफिकेशन आता है गैस गैस, तो यहाँ पर नन आया, क्यों? क्योंकि गैस और गैस, डिस्पर्स्ड फेज भी गैस हो, डिस्पर्शन मीडियम भी गैस हो, तो वो मिसिबल हो जाते हैं। मिसिबल मतलब कि वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। ये गैस है, ये गैस है, मतलब डिस्पर्स्ड फेज जो है वो गैस है, डिस्पर्स्ड फेज गैस है। डिस्पर्शन मीडियम जो है वो भी गैस है, डिस्पर्शन मीडियम भी गैस है। इसको हम अगर मिक्स करेंगे तो वो मिसिबल हो जाएगा। अगर वो मिसिबल हो जाएगा मतलब एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे तो वो होमोजीनियस सिस्टम बनाएंगे। होमोजीनियस सिस्टम के अंदर आप लोगों को पता है बच्चों की कोलोइड्स नहीं आते हैं।
कोलोइड्स का सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी ये है कि ये हिट्रोजीनियस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, डेवलप करते हैं। क्लियर हुआ? आई होप सब लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, देखिए गैसेस जो है वो मिसिबल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस जो है वो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर के होमोजीनियस सिस्टम बनाते हैं। मतलब आप उसको कोलोइड बोल ही नहीं सकते, आप उसको कोलोइड बोल ही नहीं सकते। ठीक है, देखिए आपने यहाँ तक अभी ऐसा पढ़ा कि बहुत सारे जो हम कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे वाइप्ड क्रीम है, मिल्क है, डस्ट है, पेंट्स हैं, ये सब के सब कोलोइड्स हैं। क्या आपको ये बात पता थी पहले? द आंसर इज नो। आपको ये बात पहले पता नहीं थी कि जो हम मिल्क यूज करते हैं या डस्ट यूज करते हैं या पेंट यूज करते हैं, ये सब की सब एक अलग स्टेट है मैटर की, जिसको हम बोलते हैं कोलोइड्स, जिनको हम बोलते हैं कोलोइड्स। क्लियर हुआ बच्चों सब लोगों को? चलो बढ़ते हैं अभी आगे। ठीक है, इस चीज को याद रखो बच्चों कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स किसी भी गिवन सेल के अंदर, किसी भी गिवन सेल के अंदर, ये जो सेल है बराबर, उसके अंदर जो प्रोटीन है या तो फिर न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, ये डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स हैं। और ये डिस्पर्शन मीडियम कहां पर है? यहां पर। तो इट कैन बी आइदर सॉल्यूशन ऑफ आयंस, सॉल्यूशन ऑफ आयंस, या तो फिर मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पर आपका डिस्पर्शन मीडियम है, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन मीडियम। तो जो सेल है उसके अंदर भी आपको कोलोइडल सॉल्यूशन देखने को मिलता है, सेल के अंदर भी कोलोइडल सॉल्यूशन देखने को मिलता है। ये जो सेल है उसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं दे आर डिस्पर्स्ड फेज या न्यूक्लिक एसिड, कुछ भी बोल सकते हो। प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड जो है वो आपके डिस्पर्स्ड फेज हैं। और अगर आप डिस्पर्शन मीडियम की बात करें तो वो आयंस का सॉल्यूशन है, डिफरेंट डिफरेंट आयंस का सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर डिस्पर्शन मीडियम की तरह काम कर रहा है। क्लियर हुआ सब लोगों को? ये आपके लिए एक्स्ट्रा चीज थी जानने में। अभी एक और चीज को इंपॉर्टेंटली नोट कर लो बच्चों कि अगर यहाँ पर आपका डिस्पर्शन मीडियम वाटर है, अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो उसको या तो आप एक्वासोल बोलते हो और इसको या तो आप हाइड्रोसोल बोलते हो। अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो, अगर डिस्पर्शन मीडियम इज इक्वल टू वाटर तो इसको हम बोलते हैं एक्वासोल या तो हाइड्रोसोल। अगर कोई और सॉल्वेंट है, अगर कोई और सॉल्वेंट है तो हम उसको बोलते हैं जनरली सोल। ठीक है, ठीक है। और अगर यहाँ पर अल्कोहल है, यहाँ पर अगर अल्कोहल है तो उसको हम बोलते हैं अल्कोसोल। ठीक है, उसको हम बोलते हैं अल्कोसोल। अगर वाटर एज डिस्पर्शन मीडियम है तो हाइड्रोसोल, अल्कोहल है तो अल्कोसोल। क्लियर हुआ? वाटर को क्योंकि एक्वस भी बोला जाता है इसीलिए दूसरा नाम एक्वासोल है। तो वाटर अगर डिस्पर्शन मीडियम है तो एक्वासोल या तो हाइड्रोसोल, और अगर कोई और सॉल्वेंट है तो सिंपल सोल, और अगर अल्कोहल एज अ डिस्पर्शन मीडियम प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं अल्कोसोल। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट एमसीक्यूज हैं कुछ देख लो। बटर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो बहुत सिंपल सी चीज है, बटर जो है वो जेल का एग्जाम्पल हो जाएगा। डन। क्लाउड किसका एग्जाम्पल है? क्लाउड जो है वो बहुत सिंपल सी चीज है, लिक्विड एरोसोल है क्योंकि इसके अंदर लिक्विड डिस्पर्सन गैस है। डन। अब हम लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलोइड्स की बात करते हैं। देखो बच्चों, यहां पर इसको पढ़ा हूं इसके पहले आपको फिलिक का मतलब समझना होता है। फिलिक का मतलब होता है लविंग या टू लव, और लायो का मतलब होता है डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। आई एम सॉरी, जस्ट अ सेकेंड।
यहाँ पर इसको हम लेते हैं डिस्पर्शन मीडियम। ओके, तो लायोफिलिक का मतलब हुआ दीज आर लविंग फॉर डिस्पर्शन मीडियम, है कि नहीं? इन दोनों को कोरिलेट करो तो दीज आर loving for it, yeah, they do have very attraction for dispersion medium. If you talk about lyo, the meaning remains same, which is dispersion medium. Dispersion medium, मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, you will be correcting that, ठीक है, if any. और phobic जो है उसके अंदर आप बोलोगे कि it is repelling, यहाँ पर आप इसको बोलोगे repelling और to go away, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज होगी that will be repelling for dispersion medium, ये जो कोलोइड्स हैं वो डिस्पर्शन मीडियम को रिपेल करेंगे और ये जो कोलोइड्स हैं वो डिस्पर्शन मीडियम को लव करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन आ रहा है दैट इज बेस्ड ऑन डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस का इंटरेक्शन। डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस का इंटरेक्शन आप जो है वो दो तरीके से कर सकते हो। डिस्पर्शन फेस और डिस्पर्शन मीडियम के इंटरेक्शन को आप दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। पहला है दोनों के बीच में अट्रैक्शन। अगर डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स मीडियम के बीच में अट्रैक्शन, या तो सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो है रिपल्शन, मतलब डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स मीडियम के बीच में देयर इज रिपल्शन, ठीक है। यहाँ पर जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन है, यहाँ पर जो नेचर ऑफ इंटरेक्शन है, नेचर ऑफ इंटरेक्शन किसके बीच में बच्चों? तो नेचर ऑफ इंटरेक्शन जो है दैट इज बिटवीन कोलोइडल पार्टिकल्स या डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में देयर कैन बी ऑफ टू टाइप्स नेचर ऑफ इंटरेक्शन। पहला है अट्रैक्टिव इंटरेक्शन और दूसरा है रिपल्सिव इंटरेक्शन। क्लियर हुआ? तो हम डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के हिसाब से कोलोइड्स को दो क्लासिफिकेशन के अंदर डाल सकते हैं। पहला है आपका लायोफिलिक कोलोइड, जिनको इनके लिए अट्रैक्शन होगा, जिनको यहाँ पर इसके लिए अट्रैक्शन होगा, किसके लिए? मीडियम के लिए, डिस्पर्स मीडियम के लिए। और अगर हम लायोफोबिक की बात करेंगे तो उसको रिपल्शन होगा। चलो समझते हैं। लायोफिलिक जो है वो ऐसे कोलोइड्स हैं जिसके अंदर लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग, ठीक है। लायो का मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग, या इसको आप डिस्पर्शन मीडियम लविंग भी बोल सकते हो। दे आर सॉल्वेंट लविंग, ठीक है। तो लायोफिलिक कोलोइड्स जो हैं वो ऐसे कोलोइड्स हैं जिनको हम सॉल्वेंट लविंग कोलोइड्स बोलते हैं। सॉल्वेंट लविंग, और दूसरी विंग से लिख देते हैं डिस्पर्शन मीडियम लविंग, क्योंकि लायो का मतलब ही होता है लविंग। ये ऐसे कोलोइड्स हैं, दे आर आइदर सॉल्वेंट लविंग और डिस्पर्शन मीडियम लविंग कोलोइड्स। इनको डिस्पर्शन मीडियम के लिए या तो फिर सॉल्वेंट के लिए बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन होता है। इनका प्रिपरेशन मेथड काफी सिंपल होता है। इनको आप प्रिपेयर करने के लिए सिंपली गम है, जिलेटिन है, स्टार्च है, रबर है, इनको सूटेबल लिक्विड के साथ सिंपली मिक्स कर दोगे। मतलब देखो क्या होगा, यहाँ पर आपको अगर स्टार्च का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, एक्सक्यूज मी, स्टार्च का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो स्टार्च का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाना है तो इसके लिए क्या करोगे, आप सिंपल स्टार्च लोगे, उसको वाटर के साथ मिक्स करोगे और फिर उसको शेक कर दोगे, ठीक है। तो सिंपल आपका स्टार्च का कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। मतलब लायोफिलिक कोलोइड्स का प्रिपरेशन मेथड बहुत ही ज्यादा सिंपल है। एक और चीज, अगर यहाँ पर आपका डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो उसको आप हाइड्रोफिलिक कोलोइड बोलते हो। अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो उसको आप हाइड्रोफिलिक कोलोइड बोलते हो। समझ में आया? तो इनका प्रिपरेशन मेथड काफी सिंपल होता है। सिंपली डिस्पर्शन फेज और डिस्पर्शन मीडियम को एक दूसरे के साथ मिक्स करके शेक कर दो तो आपका लायोफिलिक तैयार। ये जो है वो रिवर्सेबल सोल होते हैं। सर रिवर्सेबल सोल का मतलब समझाओ। तो देखो, आपने स्टार्च और वाटर को मिक्स किया तो लायोफिलिक सोल बन गया, या यहाँ पर वाटर डिस्पर्शन मीडियम है तो हम बोलते हैं कि हाइड्रोफिलिक सोल प्रिपेयर हो गया।
आप उसको इवापोरेट करोगे, गर्म करोगे, तो वाटर क्या होगा, इसके अंदर से इवापोरेट हो जाएगा। स्टार्च सोल को आप गर्म करोगे तो वाटर उसके अंदर से इवापोरेट हो जाएगा। क्या बच जाएगा, ओनली स्टार्च। उसके अंदर अगर आप वापस वाटर ऐड करो तो वापस से सोल बन जाएगा। मतलब दिस सोल्स आर रिवर्सिबल इन नेचर। इनको आप एक बार डिस्पर्शन मीडियम को आउट कर दो, फिर भी डिस्पर्शन मीडियम को अगेन ऐड करके अगेन प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर डिस्पर्शन मीडियम जो है वो यहाँ पर सेपरेट हो गया है किसी रीजन से, तो सोल को वापस से रिकंस्टिट्यूट किया जा सकता है, वापस बनाया जा सकता है। कैसे, बाय सिंपल रीमिक्सिंग। आप वापस से उन दोनों को मिक्स कर दो तो आपका नया वाला लायोफिलिक सोल तैयार हो जाएगा। मतलब कि ये सोल्स रिवर्सिबल है। तो बच्चों लायोफिलिक के लिए हमने ऐसा पढ़ा कि ये सोल्स जो है वो रिवर्सिबल है। ये सोल्स बहुत ही स्टेबल होते हैं और इनको आप इजीली कोएजुलेट नहीं कर सकते। कोएजुलेशन का मीनिंग क्या हुआ, कोएजुलेशन मींस कंबाइनिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। अगर कोलोइडल पार्टिकल्स कंबाइन हो जाए, यहाँ पर कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर डिस्पर्स्ड फेस कोलोइडल पार्टिकल्स है ना, तो वो अगर इस तरीके से कंबाइन हो जाए तो वो एक लंप टाइप का पार्टिकल बना देते हैं। ठीक है, मतलब कि कोलोइडल सॉल्यूशन अब जो है वो कोलोइडल नहीं रहता, इनका डायमेंशन जो है वो 10⁻⁻⁶ मीटर से बढ़ जाता है। तो अब ये मे बी सस्पेंशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर कोएजुलेशन की बात करें तो कोएजुलेशन में बहुत सारे कोलोइडल पार्टिकल जो है वो एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और उनका डायमेंशन जो है वो कोलोइडल सॉल्यूशन की रेंज से बढ़ जाता है। तो ये जो है लायोफिलिक कोलोइड्स, उसके अंदर ऐसा चीज नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ये सोल्स काफी स्टेबल है। इनके बीच में ये जो कोलोइड कोएजुलेशन वाली फिनोमिनन होती है वो नहीं है। ठीक है, वो नहीं होती है। कहने का मतलब दे आर वेरी स्टेबल, इनको आप इजीली कोएजुलेट नहीं कर सकते। चलिए वापस एक बार देख लेते हैं कि डिस्पर्शन मीडियम को अगर बहुत ज्यादा लविंग हो तो उसको हम बोलते हैं लायोफिलिक, उसको हम बोलते हैं लायोफिलिक कोलोइड्स। तो लायोफिलिक कोलोइड्स में हमने देखा बच्चों कि ये सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। बहुत ही ज्यादा स्टेबल है मतलब आप इनको इजीली कोएजुलेट नहीं कर सकते। नंबर 2, ये रिवर्सिबल है। ये रिवर्सिबल है, आप इनको वापस से रिकंस्टिट्यूट कर सकते हो। नंबर 3, इनका प्रिपरेशन मेथड जो है वो इजी है, मतलब दे आर इजी टू प्रिपेयर। लायोफिलिक सोल्स की बात की जाए तो दे आर क्वाइट स्टेबल, दे आर रिवर्सिबल एंड दे आर वेरी इजी टू प्रिपेयर। ठीक है, अब बात करते हैं लायोफोबिक कोलोइड्स की। तो लायोफोबिक में आप समझ सकते हो कि फोबिक का मतलब होता है रिपेल। ठीक है, लायो मतलब डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम। तो यहाँ पर ये जो कोलोइड्स आएंगे वो डिस्पर्शन मीडियम को क्या करते हैं बच्चा लोग, रिपेल करते हैं। क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये ऐसे सोल्स हैं जो डिस्पर्शन मीडियम को रिपेल करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट हेटिंग मतलब ये हेट करते हैं सॉल्वेंट को। तो यहाँ पर कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर, इस क्लास के अंदर, जस्ट अ सेकेंड, कोलोइडल सोल्स जो है इनको प्रिपेयर करना हो तो यू नीड अ स्पेशल मेथड। यहाँ पर आपके पास स्पेशल मेथड चाहिए। हमने प्रीवियस केस में देखा था कि कोलोइडल पार्टिकल्स को या लायोफिलिक सोल को बनाने के लिए आप सिंपल स्टार्च और वाटर को कंबाइन कर दो और मिक्स कर दो तो वो आपका लायोफिलिक बन जाएगा। लायोफोबिक में बहुत स्पेशल मेथड यूज करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कोई एक फर्दर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है या स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर जैसी कंडीशन देनी पड़ती है। एग्जाम्पल अगर आपको लेना है तो मेटल्स के और मेटल सल्फाइड्स के, याद रखना इस चीज को बच्चों कि जो मेटल्स हैं प्लस मेटल सल्फाइड है, मेटल्स प्लस मेटल सल्फाइड जो हैं उनके सोल्स, उनके जो सोल्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लायोफोबिक, लायोफोबिक सोल्स। इनको हम बहुत स्पेशल मेथड से प्रिपेयर करते हैं। अगेन यहाँ पर अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम वाटर है तो उसको हम हाइड्रोफोबिक कोलोइड भी बोल सकते हैं। इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, दे आर readily precipitated or coagulated by addition of small amount of electrolytes.
नॉट बाय हीटिंग और शेकिंग। आप इसको सिंपली हीटिंग करके या शेकिंग करके नहीं बना सकते। अगर आपको इसको प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले सूटेबल डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को ऐड करोगे एंड देन स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बच्चों? जो इलेक्ट्रिसिटी देने के ऊपर कंस्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक हो जाए। फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl को इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो तुरंत ही वो Na+Cl- के अंदर डीकम्पोज हो जाएगा, सॉरी डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, तो इनको आप सिंपल हीटिंग से या शेकिंग से प्रिपेयर नहीं कर सकते, आपको इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इनके अंदर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उनको ऐड करते हैं। ऐसा करने पर ही इनको प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रेसिपिटेट जो है वो कोलोइडल सोल को वापस से नहीं कंस्टिट्यूट कर सकते। मतलब एक बार डिस्पर्शन मीडियम सेपरेट हो गया, उसके बाद अगर आप रिकंबाइन करने का ट्राई करोगे डिस्पर्शन मीडियम को तो वो पॉसिबल नहीं होगा। कहने का मतलब लायोफोबिक कोलोइड्स आर नॉन रिवर्सिबल। एक बार डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज सेपरेट हो गया एक दूसरे के साथ, तो आप उनको वापस से रीमिक्सिंग करके रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। सो दिस सोल्स आर इरिवर्सिबल। ठीक है, चलो बच्चों, अब हम समझ लेते हैं कि लायोफोबिक और लायोफिलिक के अंदर क्या डिफरेंस है। यहां पर मैं लिख देता हूं लायोफिलिक और यहां पर हम लिख देते हैं लायोफोबिक। ठीक है, सिंपल सा डिफरेंस लिखेंगे शॉर्ट में। यहां पर प्रिपरेशन मेथड जो है, प्रिपरेशन मेथड वो काफी सिंपल है। प्रिपरेशन मेथड जो है वो यहाँ पर लायोफिलिक के अंदर सिंपल है, क्योंकि आप इसको जस्ट शेकिंग करके भी प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन मेथड है। ठीक है, नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मतलब आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम एक दूसरे से सेपरेट हो जाए तो आप इनको रिकंबाइन करके रीमिक्सिंग करके अगेन सोल को प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन लायोफोबिक जो है दे आर इरिवर्सिबल। ये जो है वो क्वाइट स्टेबल है। क्वाइट स्टेबल होने की वजह से डू नॉट कोएजुलेट, ये इजीली कोएजुलेट नहीं होते हैं, ये इजीली कोएजुलेट नहीं होते हैं एंड दीज आर लेस स्टेबल, वो कोएजुलेट हो जाते हैं, कोएजुलेट हो जाते हैं। क्लियर हुआ? वो लेस स्टेबल एंड दे कैन बी वेरी इजीली कोएजुलेटेड। क्लियर हुआ ना? लायोफिलिक के अंदर अगर वाटर एज अ डिस्पर्शन मीडियम प्रेजेंट है तो उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, और यहाँ पर अगर वाटर एज अ डिस्पर्शन मीडियम प्रेजेंट है तो इसको हम हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोफोबिक। क्लियर हुआ? यहाँ पर अगर वाटर एज अ डिस्पर्शन मीडियम प्रेजेंट है तो हम उसको बोल देते हैं हाइड्रोफोबिक। इतनी चीजें आपको समझनी है, डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स। अगर आप एक और पॉइंट लिखना चाहो तो वो उनका एग्जाम्पल का हो सकता है। यहाँ पर स्टार्च का जो सोल्यूशन है वो, या स्टार्च का जो सोल है वो लायोफिलिक का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर अगर आप मेटल के और मेटल सल्फाइड के सोल की बात करो, मेटल की या तो मेटल सल्फाइड सोल की बात करो तो दे आर लायोफोबिक इन नेचर। क्लियर हुआ बच्चों? चलो, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे, डिफरेंस देखते हैं रिवर्सिबल सोल और इरिवर्सिबल सोल। ये आपको पता ही है, एक बार समझ लीजिए कि इनको आप रीमिक्सिंग करके अगेन कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, इनको नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज भी देख लीजिए। लायोफिलिक कोलोइड क्या होते हैं, सॉरी लायोफोबिक कोलोइड क्या होते हैं? तो आंसर इज सिंपल बी, सॉल्वेंट हीटिंग। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा सोल जिसको रीमिक्सिंग करके प्रिपेयर अगेन किया जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? आंसर इज रिवर्सिबल सोल। क्लियर हुआ? चलिए, अब मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलोइड के बारे में पढ़ना है। दिस क्लासिफिकेशन इज थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। याद करो बच्चों, हमने कोलोइड्स का तो 3 टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ा था।
कोलोइडल सॉल्यूशन को हम तीन तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ dispersed phase and dispersed medium, dispersed phase plus dispersed medium, करा था कि नहीं। एंड जो सेकेंड क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन, कि इन दोनों के बीच में कौन से टाइप का इंटरेक्शन है। द थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन the third classification is based on the molecular size of dispersed phase। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस थर्ड क्लासिफिकेशन को भी खत्म करने का ट्राई करेंगे। ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, इन दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड लेक्चर के अंदर हम इस स्पेसिफिक चीज के ऊपर फोकस करेंगे। मीनवाइल बच्चों, अगर आपको इस कंटेंट को अच्छे से समझ में, इस कंटेंट के बारे में अगर आपको एकदम क्लियर आइडिया आया हो तो हमारे आराध्या क्लासेस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हमें बहुत ही सहारा मिलता है अपनी क्वालिटी को और भी ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए। तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि अगर आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आया हो, अगर आपके कंसेप्ट को क्लियरेंस मिला हो, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट खास करके कीजिएगा। ये हमें ट्रूली मोटिवेट करता है। मीनवाइल, थैंक यू वेरी मच बच्चों। आई होप आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे। अगर आपको उसके अंदर कुछ भी डाउट लगता है या ऐसा कोई डिफिकल्ट टॉपिक लगता है जिसको आपको अगेन समझना है, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी with the help of a particular procedure designed at our classes with the help of the admin। ठीक है, meanwhile thank you very much, bye bye।